नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक हिस्ट्री जीके जीएस। ठीक है, हिस्ट्री प्लस जीके जीएस। तो आप लोग इस क्लास को जो है पूरा अच्छे से देखना और आप लोग कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठना, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगे उनको ज़रूर से ज़रूर नोट करना। मेरे लिए तो ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है। तो आप लोगों को जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे उसे जरूर नोट करना, या फिर जो टफ लगे उसे नोट कर लेना। और आप लोग जो है कोशिश करना कि इन 50 क्वेश्चनों में से 40 क्वेश्चन जो है आप लोग सही करो। तो कितने क्वेश्चन सही करने हैं आपको? 40। और कमेंट में आप लोग जो है हर क्वेश्चन का जवाब देते चलना। ठीक है, इससे जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर करना, क्योंकि कमेंट करोगे तो आपका जो है उत्साह बढ़ेगा कि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर करना और सभी बच्चे 40 प्लस क्वेश्चन सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। आप लोग पहला क्वेश्चन का जो है आप लोग कमेंट जरूर करना, और कमेंट में ABCD लिखना, या फिर जो सही जवाब होगा वो सही जवाब लिखना। ठीक है, आर्यों का मुख्य निवास क्षेत्र किसे माना गया? आर्यों का मुख्य निवास क्षेत्र किसे माना गया? ये पहला क्वेश्चन है। विच रीजन इज कंसीडर मेन सेटलमेंट ऑफ आर्य? हम इंग्लिश में भी इसलिए बता रहे हैं, तो कुछ बच्चे जो होंगे इंग्लिश मीडियम के भी होंगे तो उनको हिंदी में दिक्कत हो रही होगी, इसलिए हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ाते चलेंगे कि दोनों बच्चों को समान रूप से समझ में आए। तो आर्यों का मुख्य निवास क्षेत्र जो था वो सप्त सिंधु को माना गया। किसे माना गया? सप्त सिंधु को माना गया। और पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, फैक्ट के साथ हम चल रहे हैं, कि ये पूछा जा सकता है कि जो आर्यों का मुख्य निवास जो था सप्त सिंधु था, ये किस काल में था? तो आपको बताना है वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल में जो है आर्यों का मुख्य निवास क्या था? सप्त सिंधु था। किस काल में? वैदिक काल में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। ठीक है, इसलिए फैक्ट के साथ चल रहे हैं कि ताकि जो है एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बने वो सारे हम लोग कवर करते चलें और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, इसलिए हम लोग फैक्ट के साथ कवर करते हुए चलेंगे। तो वैदिक काल में आर्यों का निवास जो था सप्त सिंधु क्षेत्र माना गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता का पहला उत्खनन किसने कराया? हु लेड फर्स्ट एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा साइट? तो हड़प्पा सभ्यता का पहला उत्खनन जो है वो दयाराम साहनी ने कराया था। किसने कराया था? दयाराम साहनी ने कराया था। ठीक है, दयाराम साहनी ने कराया था। कब कराया था? तो ये कराए थे 1921 में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो उत्खनन हुआ था, पहला उत्खनन हुआ था, ये कब और किसने कराया था? तब आपको बताना है कि 1921 में जो है दयाराम साहनी ने कराया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन जो है दयाराम साहनी ने कब कराया था? 1921 में कराया था। हम याद कराते हुए चलना, सब लोग याद करते हुए चलना। ठीक है, इससे वर्दी आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? ठीक है, मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर? मोहनजोदड़ो विच इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर है। कि कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है कि अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा किया जाता था? अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा किया जाता था? तो अश्वमेध यज्ञ जो है वो किसके द्वारा किया जाता था? वो किया जाता था राजाओं के द्वारा। ठीक है, इंग्लिश में अश्वमेध यज्ञ वाज परफॉर्म बाय होम, मतलब अश्वमेध यज्ञ जो है किसके द्वारा किया जाता था? तो ये राजाओं के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? राजाओं के द्वारा किया जाता था। अपनी राजा अपनी सर्वोच्च सत्ता दिखाने हेतु अश्वमेध यज्ञ करते थे। ठीक है, किसके लिए करते थे? सर्वोच्च सत्ता दिखाने के लिए, सबसे बड़े हैं, मतलब कि राजा जो है अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, प्रभुत्व दिखाने के लिए जो है वो अश्वमेध यज्ञ करते थे। ठीक है, अपना पावर दिखाने के लिए, अपनी शक्ति दिखाने के लिए। अगला क्वेश्चन है
कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी। नंबर ऑफ महाजनपद वाज, महाजनपदों की संख्या कितनी थी। 8, 16, 4, 24। तो इसका सही जवाब है 16। महाजनपदों की संख्या 16 थी। बौद्ध साहित्य में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख है। आप लोग कमेंट करते हुए चलना कि आपको क्वेश्चन का सही जवाब पता है कि नहीं। ठीक है, पता होगा तो आप जैसे इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना कैसे देना है। जैसे महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो आपको सीधे बताना 16, या तो बी लिखो या तो 16 लिखो, 16 लिखो, या फिर क्वेश्चन नंबर के साथ डाल देना 5 का बी या 5 का 16। ठीक है, ऐसे करके लिखना तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन है और कौन से क्वेश्चन का जो है आंसर दे रहे हो आप। ठीक है, कौन सा आंसर दे रहे हो। तो आप लोग क्वेश्चन डालो पहले, उसके बाद उसका ऑप्शन लिखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य किसने बताए। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य किसने बताए। तो बौद्ध धर्म में जो है 4 आर्य सत्य जो है बुद्ध ने बताए थे। किसने, बुद्ध ने बताए थे। हु एक्सप्लेन 4 नोबल ट्रूथ्स। तो ये जो बताए थे बुद्ध ने बताए थे। बुद्ध ने दुख और मुक्ति संबंधी 4 आर्य सत्य बताए थे। ठीक है, 4 यार सत्य बताए थे। कौन कौन से बताए थे आप लोग कौन बताना। ठीक है, आगे हम आपको डिस्कस कर देंगे कि कौन कौन जो है बुद्ध ने 4 सत्य बताए हैं, वो हम आपको आगे बता देंगे। फिलहाल अभी आप लोग कमेंट करिए कि कौन कौन से आर्य सत्य हैं, जिसको जिसको पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे। हु वाज द 24 तीर्थकार ऑफ जैनिज्म। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार जो थे वो थे ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव थे, महावीर स्वामी थे। तो महावीर स्वामी थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, महावीर स्वामी। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे, महावीर स्वामी थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थकार थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे, तो आपको बताना है महावीर स्वामी, या फिर 24वें पूछे तब भी महावीर स्वामी। ठीक है, फैक्ट याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है बौद्ध संघ का पहला वाटकन कहाँ हुआ। बौद्ध संघ का पहला वाटकन कहाँ हुआ। वेयर डिड फर्स्ट बुद्ध काउंसिल टेक प्लेस। ऑप्शन है राजगृह, वैशाली, पाटिलपुत्र या फिर काशी। इन चारों में से एक सही है। तो इसका जो सही जवाब है राजगृह में। ठीक है, बौद्ध का पहला जो है, पहला जो काउंसिल जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो राजगृह में हुआ था। राजगृह में प्रथम संगति बुलाई गई थी। इसको संगत भी बोलते हैं और वाटांकन भी बोलते हैं, और इंग्लिश में काउंसिल बोलते हैं। ठीक, काउंसिल टेक प्लेस। ठीक, मतलब लिया प्लेस मतलब स्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। वाट वाज अनदर नेम ऑफ चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। कौटिल्य, भास्कर, या फिर वराहमिहिर, या फिर अमर सिंह। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, कौटिल्य। ठीक है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, कौटिल्य था। कौटिल्य नाम जो था चाणक्य का दूसरा नाम था। चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर वाज। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। उज्जैन, वाराणसी, पाटलिपुत्र या अमरावती। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। कौन थी, पाटलिपुत्र। हम बार बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, यही कारण है 2-3 बार बोलने का मतलब यही है, 2-3 बार जब सुनोगे तो जल्दी याद होगा, भूलोगे नहीं जल्दी। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। क्या थी, पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पाटलिपुत्र प्रशासन का मुख्य केंद्र भी था। क्या था, पाटलिपुत्र जो है प्रशासन का मुख्य केंद्र भी था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कि कलिंग युद्ध किसके समय हुआ था। कलिंग युद्ध किसके समय हुआ था। कलिंग वाज कलिंग वार अकर्ड ड्यूरिंग रीजन ऑफ होम। बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर समुद्रगुप्त।
तो कलिंग युद्ध जो हुआ था वो हुआ था अशोक के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? अशोक के समय हुआ था। क्वेश्चन आ जाए कलिंग युद्ध किसके समय हुआ था, तुरंत बताना है अशोक के समय, या ऐसा भी पूछ सकता है कि अशोक के समय कौन कौन से युद्ध हुए थे, कोई एक युद्ध का नाम बताओ, तो आपको बताना कलिंग युद्ध। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हुए होंगे युद्ध, लेकिन आपको एक एक जरूर याद रखना है, कलिंग युद्ध। ठीक है, अशोक के शासनकाल में जो है 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग युद्ध हुआ था। हाँ, ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कलिंग का युद्ध किसके शासनकाल में और कब हुआ था, तो बताना है कि अशोक के शासनकाल में 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, याद रखना पॉइंट। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के धम्म का अर्थ क्या था? वाट वाज अशोक धम्म? अशोक के धम्म का अर्थ क्या था? ऑप्शन है सैन्य नीति, धार्मिक सहिष्णुता, मुद्रा नीति या कृषि सुधार। तो अशोक के धम्म का अर्थ जो था वो धार्मिक सहिष्णुता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या था? धम्म का आशय है नैतिक आचार और सहिष्णुता। तीन है धम्म का अर्थ। आशय क्या है? नैतिक आचार और सहिष्णुता था। ठीक है, धर्म का आशय नैतिक आचार और सहिष्णुता। ठीक है, धर्म के दो जो आशय थे। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल किस युग के नाम से प्रसिद्ध था? यह है गुप्त काल किस युग के नाम से प्रसिद्ध है? गुप्त पीरियड इज नाउन एज विच एज? किस काल के नाम से प्रसिद्ध है? लौह युग, ज्ञान युग, स्वर्ण युग या अस्त्र युग। इन चार युगों में से एक युग को जो है गुप्त काल कहा जाता था। तो गुप्त काल को जो है स्वर्ण काल भी कहा जाता था, स्वर्ण युग भी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, स्वर्ण युग। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वर्ण युग का दूसरा नाम क्या है, तो आपको बताना है गुप्त काल। या गुप्त काल किस युग के नाम से प्रसिद्ध है, तो उसे बताना है स्वर्ण युग। ठीक है, दोनों इधर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम दोनों तरह से आपको तैयार कर रहे हैं, आप लोग दोनों तैयार से करना। ठीक, क्वेश्चन ऐसे ही आपको एग्जाम में मिलेंगे। कला साहित्य की उन्नति के कारण इसे स्वर्ण युग कहा गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग किस लिए कहा गया। ठीक है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया, तो आपको बताना है यहाँ पर कला के साहित्य के उन्नति के कारण। किसके कारण? कला साहित्य की उन्नति के कारण जो है इसे स्वर्ण युग कहा गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, आर्यभट्ट किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? आर्यभट्ट किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? आर्यभट्ट वाज स्कॉलर ऑफ विच फील्ड? रसायन, गणित व खगोल, कृषि या दर्शन। तो आर्यभट्ट जो थे वो क्या थे? एक गणितज्ञ थे और खगोलीय शास्त्र थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आर्यभट्ट किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो वो गणितज्ञ थे। ठीक, क्या थे? गणित के, गणित और खगोल। ठीक है, वो गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट ने शून्य अवधारणा, पाई, सूर्य केंद्र सिद्धांत दिए हैं। ठीक, कौन कौन सिद्धांत दिए हैं? आर्यभट्ट ने शून्य अवधारणा मतलब शून्य की खोज की, पाई दिया और सूर्य केंद्र सिद्धांत भी दिए। ठीक है, ये सब किसकी देन है? आर्यभट्ट की देन है। तो करेक्ट जवाब क्या है? गणितज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? व्हाट वाज कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन? ऑप्शन है पाटिलपुत्र, ऑप्शन बी है थानेश्वर व कन्नौज, ऑप्शन डी सी है मदुरै और ऑप्शन डी कांची। तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी इन चारों में से सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जो है थानेश्वर व कन्नौज जो थी वो हर्षवर्धन की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? थानेश्वर व कन्नौज। याद रखना हमेशा, हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर व कन्नौज थी। इसकी राजधानी हर्षवर्धन की। अगला क्वेश्चन, अनंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? अनंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? अनंता केव्स बिलोंग टू विच रीजन्स? जैन, बौद्ध, वैदिक, यहूदी। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा सही जवाब है? आप लोग कमेंट में जल्दी से बताइए। आप लोग हर क्वेश्चन का कमेंट में जवाब देते चलें। ठीक है, हर क्वेश्चन का कमेंट में जवाब देते चलें बिना मेरे कहे हुए। ठीक है,
जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूँ उसका जवाब आप लोग कमेंट तुरंत देना, ताकि जो है आपका जो है स्पर्धा लेवल या कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ जाए। ये आपको कितनी फास्ट आप आंसर देते हो ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। जितनी फास्ट से आप क्वेश्चन का आंसर दोगे उतनी जल्दी आप एग्जाम में भी कर पाओगे, ठीक है। तो अनंता की गुफाएं जो हैं वो संबंधित थी, किससे संबंधित थी? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर 20 के बौद्ध धर्म से संबंधित थी। अजंता में बौद्ध चित्रकला और मूर्तिकला दिखती हैं। क्या दिखती हैं? अजंता गुफाओं में जो है बौद्ध की चित्रकला और मूर्तिकला भी दिखती है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? हु फाउंडेड दिल्ली सल्तनत? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बलबन या फिर अकबर? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक इन चारों में से कौन था? जल्दी से बताइए। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जो था, फाउंडर जो था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। और एक बात कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गुलाम वंश की नींव रखी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुलाम वंश की नींव किसने रखी? तो आपको तुरंत जवाब देना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। गुलाम वंश की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक। हम याद कराते हुए चल रहे हैं ताकि आप लोग भूलो ना। क्वेश्चन नंबर 18 है कि चहलगानी किससे संबंधित थी? चहलगानी रिलेटेड टू, देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, ताकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के उनको भी दिक्कत ना हो, ठीक है। हिंदी वाले तो हिंदी में पढ़ ही लेंगे, इंग्लिश वाले को इंग्लिश भी दे दिया है, ठीक है। तो दोनों भाषा में पढ़ाना जरूरी है। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ऑप्शन तो लगभग सेम ही रहते हैं, तो हिंदी इंग्लिश तो ऑप्शन तो हिंदी में ही है। फिर आप क्वेश्चन को समझ जाओगे तो हिंदी में तो ऑप्शन कर ही लोगे, ठीक है। तो चहलगानी किससे संबंधित थी? चहलगानी रिलेटेड टू, ऑप्शन है सेना सुधार, ऑप्शन बी तुर्की अमीर का समूह, ऑप्शन सी कर संग्रह, ऑप्शन डी किसी नीति। तो चहलगानी जो है वो संबंधित थी, किससे संबंधित थी? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। हम आपको 5 सेकंड दे रहे हैं, ठीक है। इन 5 सेकंडों में आप लोग सभी बच्चे कमेंट करें, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करें, ठीक है, 5 सेकंड के अंदर। तो सभी बच्चे जो है कमेंट कर चुके हैं। तो चहलगानी जो संबंधित थी वो तुर्की और अमीरों का समूह था। क्या था? तुर्की और अमीरों का शहर था। अगला क्वेश्चन, और एक मिनट। इल्तुतमिश ने 40 तुर्की अमीरों का समूह बनाया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इल्तुतमिश ने कितने तुर्की अमीरों का समूह बनाया था, ठीक है। कितने तुर्की अमीरों का समूह बनाया था? तो आपको केवल याद रखना 40। कितने? 40, 40। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर ने, अगला क्वेश्चन 19 है, बाज बहादुर की हार किसने कराई? बाज बहादुर की हार किसने कराई? हु डिफेक्टेड बाज बहादुर? हुमायूं, अकबर, औरंगजेब या फिर शाहजहां? इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है जिसने बाज बहादुर की हार कराई थी? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, अकबर ने, ठीक है। अकबर ने जो है बाज बहादुर की हार कराई थी, ठीक है, उन्हें डिफीट कराया था, डिफीटेड। अकबर ने मध्य भारत में जो है बाज बहादुर को हरा था। पूछा जाएगा ये कहाँ हरा था, आपको बताना है मध्य भारत में, ठीक है। मध्य भारत में जो है अकबर ने बाज बहादुर को हराया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बीरबल, बीरबल का असली नाम क्या था? बीरबल का असली नाम क्या था? व्हाट वाज रियल नेम ऑफ बीरबल? बीरबल का असली नाम क्या था? तो बीरबल का असली नाम जो था वो महेश दास था। क्या था? महेश दास। महेश दास वाज रियल नेम ऑफ बीरबल, ओके। महेश दास वाज रियल नेम ऑफ बीरबल। बीरबल का असली नाम महेश दास था। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, महेश दास।
बीरबल का वास्तविक नाम या असली नाम क्या था? महेश दास। अगला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वाज अकबर बोर्न? वेयर वाज अकबर बोर्न? फतेहपुर, काबुल, आमेर, अमरकोट। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म जो हुआ था अमरकोट में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, अमरकोट। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि अमरकोट में किस शासक का जन्म हुआ था? किसी एक शासक का नाम बताओ। बहुत से शासक का जन्म हुआ होगा, लेकिन किसी एक का यदि पूछे तो आपको अकबर बताना है। किसका बताना है? अकबर बताना है। अकबर का जन्म अमरकोट सिंध में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप किस वंश के थे? महाराणा प्रताप किस वंश के थे? महाराणा प्रताप बिलोंग टू विच डेनेसिटी? ठीक है, तो गुर्जर, सिसोदिया, परमार, चौहान। तो महाराणा प्रताप जो थे वो सिसोदिया थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के थे। कहाँ के मेवाड़? वो मेवाड़ के सिसोदिया वंश के थे। मतलब उस कहाँ के सिसोदिया वंश के थे तो आपको बताना है मेवाड़ के। अच्छा, पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप जो थे वो किस किस सिसोदिया वंश के थे? तो आपको बताना मेवाड़ सिसोदिया वंश के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि हल्दी घाट का युद्ध किससे संबंधित है? हल्दी घाट का युद्ध किससे संबंधित है? बेटल ऑफ हल्दी घाट एसोसिएटेड विथ। हल्दी घाट का युद्ध किससे संबंधित है? तो संबंधित है अकबर बनाम महाराणा प्रताप। अकबर बनाम महाराणा प्रताप। हल्दी घाट का युद्ध जो है अकबर बनाम महाराणा प्रताप से संबंधित है। और हल्दी घाट का युद्ध कब हुआ था? ये क्वेश्चन आर में पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है ये यूपीएससी आर में पूछा गया था। आर। ठीक है, समीक्षा अधिकारी जिसको बोलते हैं, रिव्यूइंग ऑफिसर, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा था कि हल्दी घाट का युद्ध कब हुआ था। यहाँ पर किससे संबंधित है, वहाँ पूछा गया था कब हुआ था। तो आपको बताना है 1576 में। ठीक है, 1576 में यह युद्ध अकबर की सेना और प्रताप के बीच हुआ था। ठीक है, महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। तो याद रखना है हल्दी घाट का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। ठीक है, और हाँ एक क्वेश्चन वो हल्दी घाट के कितने युद्ध थे ये भी याद रखना, प्रथम द्वितीय तृतीय। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हल्दी घाट का प्रथम युद्ध कब हुआ, हल्दी घाट का द्वितीय युद्ध कब हुआ, हल्दी घाट का तृतीय युद्ध कब हुआ। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर तैयार करना कि हल्दी घाट प्रथम युद्ध कब हुआ था, द्वितीय कब हुआ था। ठीक है, कमेंट में जो बताना है जिसको पता होगा। बाकी हम किसी दिन करा लेंगे तो अच्छे से पूरा हल्दी घाट समझा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? आ गया ना, पानीपत का कैसे युद्ध से जो क्वेश्चन बैटल के हम क्लास लेंगे जब, उसमें पूरा समझाएंगे अच्छे से। उसमें केवल बैटल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, युद्ध के ही सारे क्वेश्चन होंगे। तो जितने भी बैटल हैं उसके भी एक दो, मतलब हर जैसे पानीपत का हो गया तो पानीपत बैटल के एक क्लास ले लेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन करा देंगे। हल्दी घाट का ले लेंगे। ठीक है, हल्दी घाट का ले लेंगे और वर्ड वार ले लेंगे। प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों को अलग अलग इस प्रकार कराएंगे तो सभी तैयार हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का मिस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन आएंगे इन्हीं सब में से। और करंट भी क्वेश्चन आएंगे। करंट की क्लास हम डेली सोच रहे हैं डेली कराया जाए। ठीक है, तो डेली करंट का फिर क्लास जो आएगी वो सुबह जो है 6 या 7 बजे आएगी। ठीक है, अभी उसका शेड्यूल फिक्स नहीं हुआ, लेकिन यही लगता है कि 6 या 7 बजे फिक्स किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत अकर्ड इन 1526, 1556, 1761 या 1398। तो आपको ज़रूरत रखना है। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था ये 1526 में हुआ था। ऑप्शन नंबर एज करेक्ट है। देखो, ऑप्शन से भी खेल सकते हो, नहीं आ रहा होगा तो ये तो हटा देना पहले ही, क्योंकि डिफरेंस ऑप्शन जो नहीं देता है मैचिंग का देगा। 26, 56, 1526, 1556, 1577, 1558 ऐसा होगा तब मिक्स होगा। ये तो 1700 और 1300 ये तो बिल्कुल नहीं देगा, ये होगा ही नहीं, गलत होगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा ना। सेम क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा है।
तो कन्फ्यूजन करने के लिए देगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। ठीक है, 1526 में प्रथम पानीपत युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो आपको बताना है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। अब पूछा जा सकता है प्रथम पानीपत युद्ध किसने जीता? तो आपको बताना है बाबर ने जीता। ठीक, और किसको हराया था? तो बताना है इब्राहिम लोधी को। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखना, इसे सारे पॉइंट याद करते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ? देख लीजिए, पहला क्वेश्चन प्रथम, द्वितीय, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, फॉट बिटवीन, मतलब किसके किसके बीच हुआ? अकबर और हुमायूं। अभी हमने बताया था प्रथम किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। ठीक है, अब द्वितीय पूछा किसके किसके बीच हुआ। देखो यहाँ पर पूछा था पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ, सन पूछा था, और हमने फैक्ट में बता दिया था कि 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। ठीक है, हमने ये बता दिया। जैसे यहाँ पर है पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो यहाँ पर प्रथम कर लो, तो सेम आंसर होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही, इसलिए हम लोग फैक्ट बताते चलते हैं, कुछ बन जाते हैं। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और हुमायूं, बाबर और राणा सांगा, मराठा और अब्दाली, और दारा और औरंगजेब। तो ये जो हुआ था ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? ये भी 1556 में हुआ था। ठीक है, 1556 अकबर ने जीत हुई थी। किसकी हुई थी? अकबर की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? अकबर की जीत हुई थी। ठीक है, प्रथम युद्ध 26 में, द्वितीय युद्ध 56 में। कितने साल बाद? 20 साल बाद, 30 साल बाद, 30 साल बाद होता। अगला क्वेश्चन कि तीसरा पानीपत किसके विरुद्ध मराठे हारे थे? देख ले, तीसरा पानीपत भी आ गया। इसका कारण बता रहा हूँ, तीसरा पानीपत युद्ध कब हुआ था? हमने दो को तो बता दिया, प्रथम 1526, द्वितीय 1556। प्रथम में बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को हराया, और द्वितीय में जो है अकबर की जीत हुई थी। अकबर ने जो है वो हराया था। किसे हराया था? अकबर ने जो है वो मराठा को हराया था। ठीक है, मराठे को हराया था। ठीक है, अब तृतीय ये पूछ लिया, अगला क्वेश्चन पूछ लिया है कि तीसरा पानीपत युद्ध जो है, तीसरा पानीपत किसके विरुद्ध मराठे हारे थे? इससे पहले उन्होंने बताया था क्या था? अकबर ने जो है हेमू को हरा था। किसको? हेमू को हरा था। मराठा ने, मराठा तीसरे में थे। ठीक है, तो द्वितीय में जो था क्या था? द्वितीय में था हेमू था। ठीक है, हेमू याद रखना। क्वेश्चन नंबर 26, पानीपत किसके विरुद्ध मराठे हारे थे? ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, अभी हमने एक क्वेश्चन का बोला था, फिर दोबारा बोल रहे हैं कि तीसरा पानीपत किसके विरुद्ध मराठे हारे थे? किसके विरुद्ध मराठे हारे थे? तो ये हारे थे किसके विरुद्ध? अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध। ठीक है, और तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। अब तीनों आपको हम एक बार से रिविजन कर देते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय युद्ध 1556, तृतीय युद्ध 1761 में। ठीक है, प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी। द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। और तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था? पानीपत का और मराठा। किसके बीच? मराठे। अहमद शाह अब्दाली और मराठे के बीच। ठीक है, तीन तैयार हो गए। 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो कौन जीता था? प्रथम में कौन जीता था? देख लीजिए यहाँ पर, प्रथम में कौन जीता था? प्रथम में जीते थे बाबर। ठीक है, बाबर जीता था। द्वितीय में अकबर जीता था, और तृतीय में कौन जीता था? अब्दाली। ठीक है, तीनों जीते थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, शेर शाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई? शेर शाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई? हाउ डिड शेर शाह सूरी डाई? तो शेर शाह सूरी की मृत्यु जो हुई थी तोप और विस्फोट के कारण हुई थी। किसके कारण? तोप और विस्फोट के कारण हुई थी। ठीक है, कालिंजर के किले में तोप विस्फोट से मृत्यु हुई थी। ठीक है, एक कालिंजर का किला था, वहां पर जो है तोपों का विस्फोट हो गया था, जिसके कारण जो है शेषासुर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, शेषासुर की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, अकबर के शासन का इतिहास किसने लिखा? अकबर के शासन का इतिहास किसने लिखा? हु रोट हिस्ट्री ऑफ अकबर रीजन? अब्दुल फजल, फैजी, तानसेन या टोडरमल?
तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अब्दुल फजल। अकबर के शासन का इतिहास जो है अब्दुल फजल ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं कि जहांगीर ने किसको मोती दिया था? तो इसका जो सही जवाब है नूरजहां, शाहजहां, शेर खान या शाहजहां बेगम। तो ये जो दिए थे ऑप्शन नंबर ए को नूरजहां को, ठीक है। जहांगीर गिफ्टेड पियर टू होम? आर्या ए सागर। तो ये नूरजहां को दिया था। जहांगीर नूरजहां से अत्यधिक प्रभावित था, क्या था? प्रभावित था, इसलिए वहां दिया था। क्वेश्चन नंबर 30, बादशाह नामा किसने लिखी? बादशाह नामा किसने लिखा? वो रोड बादशाह नामा। बादशाह नामा जो लिखे थे वो अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा था। किसने? अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखे। शाहजहां के समय लाहौरी ने लिखा था। किसके समय? शाहजहां के समय। अगला क्वेश्चन है 31 कि ग्रीन स्टोन का प्रयोग किस स्मारक में है? ग्रीन स्टोन का प्रयोग किस स्मारक में है? ताजमहल, बुलंद दरवाजा, इटमाद उल दौला या मक्का मस्जिद। तो ग्रीन स्टोन का प्रयोग जो हुआ था वो इटमाद उद दौला में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 32, शिवाजी के पिता कौन थे? देख लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी के पिता कौन थे? हु वाज फादर ऑफ शिवाजी? तो शिवाजी के पिता जो थे वो शाहजी भोसले थे। शाहजी भोसले, ठीक है। शाहजी भोसले गुजरात और बीजापुर में सामंत थे। क्या थे? सामंत थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। शाहजी भोसले जो है वो शिवाजी के पिता थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं कि शिवाजी ने पहली राजधानी कहाँ बनाई? शिवाजी फर्स्ट कैपिटल वाज। तो शिवाजी ने पहली राजधानी कहाँ बनाई? शिवाजी ने पहली राजधानी जो बनाई थी वो रायगढ़ में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? रायगढ़ में बनाई थी। रायगढ़ किले को राजधानी बनाया था शिवाजी ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कहाँ मिली? तो शिवाजी को छत्रपति की उपाधि जो है और रायगढ़ में मिली थी। कहाँ मिली थी? रायगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए के रायगढ़। कब मिली थी? तो 1674 में रायगढ़ में राजाभिषेक हुआ था, ठीक है। यानी कि शिवाजी को जो उपाधि मिली थी उसके लिए राजाभिषेक जो है 1674 में हुआ था। कुल मिलाकर 1674 में शिवाजी को जो है शिवाजी की उपाधि मिली थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है औरंगजेब ने दक्षिण में सबसे अधिक युद्ध किससे किए? तो औरंगजेब ने दक्षिण में सबसे अधिक युद्ध जो है वो मराठाओं से किए थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मराठा। किसी के? मराठा से किए। मराठों के प्रतिरोध में लंबे युद्ध चले थे। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि इबन बतूता किस देश से आया? इबन बतूता किस देश से आया? इबन बतूता बिलोंग टू विच कंट्री? तुर्की, मोरक्को, मिस्र या स्पेन? तो इसका सही जवाब है मोरक्को से, ठीक है। इबन बतूता किस देश से आया? ये आया मोरक्को से आया था। वह मोरक्को का यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इबन बतूता किसके समय आया? तो आपको बताना है मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया, ठीक है। पूछा जा सकता है इबन बतूता कौन था? तो एक मोरक्को का वो यात्री था। किसका यात्री था? मोरक्को का यात्री था। अगला क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य कहाँ स्थापित था? बहमनी साम्राज्य कहाँ स्थापित था? वेयर बहमनी सल्तनत इस्टेब्लिश्ड? तो बहमनी साम्राज्य जो है वो दक्खन में जो है वो स्थापित हुआ। कहाँ स्थापित हुआ? दक्खन में। दक्खन में जो है गुलबर्गा की राजधानी थी। दक्खन में जो है गुलबर्गा की राजधानी क्या थी? बहमनी साम्राज्य जो है गुलबर्गा की राजधानी में स्थापित हुआ, दक्कन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 38 कि गोलकुंडा किसके नियंत्रण में रहा?
गोलकुंडा किसके नियंत्रण में रहा? तो गोलकुंडा जो है वो कुतुब शाही के नियंत्रण में रहा। कुतुब शाही वंश का प्रमुख केंद्र था। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कोहनूर हीरा कहाँ से निकला? प्रसिद्ध कोहनूर हीरा कहाँ से निकला? कोहनूर डायमंड माइंड फ्रोम राजस्थान, गोलकुंडा पंजाब या कश्मीर। तो इसका सही जवाब है गोलकुंडा से। कोहनूर हीरा जो है, कोहनूर डायमंड जो है वो गोलकुंडा से निकला। कहाँ से निकला? गोलकुंडा से निकला। गोलकुंडा क्षेत्र हीरो के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? हीरो के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान वाज डॉटर ऑफ। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी भी बनाया था। ठीक है, ये माना था। इल्तुतमिश ने जो है रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी भी माना था। क्वेश्चन नंबर 41 है कि बलबन किस नीति के लिए प्रसिद्ध है? बलबन इज नाउन ऑफ विच पॉलिसी? तो बलबन जो है वो रक्त और लोहा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? रक्त और लोहा के लिए। कौन प्रसिद्ध है? बलबन प्रसिद्ध है। कठोर शासन और आतंक नीति को रक्त लोहा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है रक्त और लोहा किसे कहा जाता है? तो रक्त और लोहा जो है कठोर शासन और आतंकी नीति को कहा जाता है। कठोर शासन मतलब बहुत बेकार शासन, इसमें बहुत ही दंड के प्रावधान हो। छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे अपराधों पर बड़े बड़े दंड दिए जाएं, तो उसे ही रक्त लोहा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बंद करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बंद करवाया? क्वेश्चन नंबर 42 है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बंद करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो बंद कराया था उपहार देना। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने है उपहार देना जो है बंद कराया था। क्या बंद कराया था? उपहार देना। उपहार देना और रिश्वत पर रोक लगाई। ठीक है, उसने उपहार हुआ रिश्वत दोनों पर रोक लगा दी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, तुगलकाबाद किसने बनवाया? तुगलकाबाद किसने बनवाया? तुगलकाबाद किसने बनवाया? तो तुगलकाबाद जो है गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने नई राजधानी बसाई थी। कहाँ बसाई थी? ये बसाई थी तुगलकाबाद में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? विजयनगर फाउंडेड इन विच ईयर? तो ये हुई थी 1336 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। हरिहर बुक ने 1336 में यह साम्राज्य बनाया था। विजयनगर साम्राज्य किसने बनाया था? हरिहर बुक ने। हरिहर बुक ने कब बनाया था? 1336 में बनाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है कि हम्पी किस नदी के किनारे है? हम्पी लाइस ऑन बैंक ऑफ विच रिवर? तो ये जो है तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा के तट पर जो है हम्पी नदी है। हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, तुंगभद्रा। अगला क्वेश्चन है 46 की अमीर खुसरो किस भाषा के विकास से जुड़े हैं? अमीर खुसरो किस भाषा के विकास से जुड़े हैं? अमीर खुसरो कंट्रीब्यूटेड टू फॉर्मेशन ऑफ। तो वो जो है उर्दू हिंदवी भाषा का निर्माण में योगदान है। उर्दू हिंदवी भाषा के योगदान में निर्माण। ऑप्शन नंबर ए थे उर्दू। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भक्ति आंदोलन में निर्गुण शाखा किससे जुड़ी है? भक्ति आंदोलन में निर्गुण शाखा किससे जुड़ी है? तो वो जो जुड़ी है कबीर से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, भक्ति आंदोलन में निर्गुण शाखा जो कबीरदास से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, कबीरदास। कबीर ने ईश्वर को जो है निर्गुण माना। ठीक है, निर्गुण माना। क्वेश्चन नंबर 48 है, गुरु नानक का जन्म क्या था?
गुरु नानक का जन्म स्थान क्या था? सॉरी, गुरु नानक का जन्म स्थान क्या था? तो गुरु नानक का जन्म स्थान जो था वो था तलवंडी। ठीक है, वेयर वाज गुरु नानक बोर्न? तो तलवंडी वाज गुरु नानक बोर्न। ठीक है, तलवंडी यानी कि ननकाना साहिब में जन्म हुआ, ननकाना साहिब में जो जन्म हुआ था गुरु नानक जी का। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई किसके भक्त थी? तो मीराबाई जो है वो कृष्ण जी के भक्त थी। ऑप्शन नंबर सी है कृष्ण। मीरा कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि सूफी संतों के केंद्र को क्या कहा जाता था? सूफी संतों के केंद्र को क्या कहा जाता था? तो सूफी संतों के केंद्र को जो कहा जाता था दरगाह। क्या? ऑप्शन नंबर बी चेक, दरगाह। क्या कहा जाता? दरगाह। सूफी परंपराओं में संतों के केंद्र व समाधि को दरगाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दरगाह कहा जाता था। सूफी संतों के केंद्र को क्या कहा जाता था? दरगाह। वाट इज प्लेस ऑफ सूफी संत कॉल्ड? तो दरगाह इज प्लेस ऑफ सूफी संत कॉल्ड। ठीक है, दरगाह। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और आप लोग कमेंट करना कि इन 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने बच्चों के 40 प्लस सही हुए हैं। ईमानदारी से कमेंट करना, जितने बच्चों के 40 प्लस सही हुए हैं। यदि मैक्सिमम बच्चों के 40 प्लस सही हुए तो उनकी तैयारी बेहतर चल रही है। जितने बच्चों के 30 प्लस सही हुए हैं उनकी भी तैयारी बेहतर है, लेकिन ज़्यादा बेहतर नहीं है। कितने बच्चों की 20 प्लस है उन्होंने सब बताएं। ठीक है, एक बार लिख देता हूँ इसके कितने होने चाहिए। देखो, 40 प्लस, 30 प्लस, 20 प्लस। 30 प्लस वालों को स्मार्ट स्टडी की एक भी क्लास मिस नहीं करना है, और 20 वाले को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी तैयार करते हुए चलना है 20 वालों को। और 40 वाले को है जो है एक बार क्लास डेली देखना है। ठीक है, और 30 वालों को 2 बार, और 20 वालों को 3 बार। इससे आप लोग जब डेली क्लास 2-2 3-3 बार देखोगे तो सारे क्वेश्चन रट जाएंगे, जबान पे जब आ जाएंगे तो आप लोग अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो बस आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और हो सके तो 40 प्लस क्वेश्चन हर, जब जब मैं पेपर कराऊँ, क्वेश्चन कराऊँ, 50 क्वेश्चन लेकर आता हूँ, कभी 50 कभी 100। ठीक, तो मैक्सिमम 50 लाएंगे तो 50 में 40, 100 लाऊँ तो 100 में 80, यानी 85 लाना। ठीक है, 100 में 85 और 50 में 40। ठीक है, 85 इसलिए बोला क्योंकि 80 का टारगेट लोगे हो सकता है एक दो गलत हो जाए, तो जब 85 का टारगेट रखोगे तो 80 जरूर से हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।